हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता के बारे में। और ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा वो कब पैदा हुए, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कुछ देख लिया होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है हर्षद मेहता के ऊपर। मैंने भी आज से 2 साल पहले वीडियो बनाई थी स्कैम्स के ऊपर, जहाँ पर मैंने पूरा स्कैम एक्सप्लेन किया था ये वाला। साथ में मैंने और भी स्कैम एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आप उसको देख सकते हैं। हर्षद मेहता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो स्टॉक मार्केट के अंदर घुसे और उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया। 1991 के अंदर वो इंडिया के नंबर 1 टैक्स पेयर थे, जो कि एडवांस टैक्स पे करते थे। उन्होंने 26 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया था। बड़े बड़े हीरो, फिल्म स्टार वो भी नहीं करते थे। तो हमारे देश के उस टाइम पे बहुत बड़े सेलिब्रिटी माने जाते थे हर्षद मेहता। अब ये चीज हुई क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑल दो आपने मूवीज देखी है, पर मैं आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता हूं। एक कंसेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जो शेयर्स होते हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, तो मतलब वो एक कांस्टेंट है। तो जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप ही उस चीज का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए प्याज ही लेके चलते हैं। अभी रिसेंटली प्याज का रेट बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, प्याज की फसल हुई, हमने उसकी सप्लाई को लिमिट कर दिया। सप्लाई को लिमिट करने का मतलब समझाता हूं मैं आपको। हमारे देश के अंदर 1 टन प्याज बना, 1 टन में से मैंने 900 किलो अपने पास गोदाम में रख के छुपा लिया। अब 100 किलो ही मार्केट के अंदर है और मार्केट वालों को 300 किलो की रिक्वायरमेंट है, उनको प्याज चाहिए। तो 300 किलो की डिमांड है, सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या होगा, प्याज के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसी तरीके का इन्होंने मैनिपुलेशन किया। इन्होंने बहुत सारा फंड लिया। कहां से लिया? गवर्नमेंट एजेंसीज से। कहा जाता है वो खिला पिला के सब कुछ किया गया था। मैं उस चीज के अंदर नहीं घुस रहा, इसके अंदर क्या करप्शन थी क्या नहीं थी, पर उन्होंने वो फंड लिया। मान के चलते हैं उन्होंने बैंक से 500 करोड़ रुपया लिया और 500 करोड़ रुपया एक शेयर के ऊपर डाल दिया। अब उस शेयर की क्या वैल्यू थी क्या वैल्यू नहीं थी, उनको कोई लेना देना नहीं है। आज हम बात करते हैं कि अगर हमको किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमको उसके फंडामेंटल देखने चाहिए। फंडामेंटल का मतलब समझ के चलो कि एक रिलायंस कंपनी है। रिलायंस अभी हमको पता है कि जिस सिचुएशन के अंदर है, आने वाले 10 साल के अंदर शायद इससे ऊपर बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मुझे 10 साल के लिए अपना पैसा सेव करना है तो क्यों ना मैं रिलायंस के शेयर ले लेता हूं। अगर मैं रिलायंस के शेयर ले लूंगा तो 10 साल के बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंडामेंटल का गेम ही चेंज कर दिया। इन्होंने 2 साल के अंदर एक कंपनी के शेयर को 200 रुपए से 9,000 रुपए तक ले गए। एसीसी का वो शेयर था। तो इतना ज्यादा फंडामेंटल वैल्यू तो किसी कंपनी की कभी बढ़ती ही नहीं है। शेयर कैसे बढ़ गया? क्योंकि हर्षद मेहता को सब मानते थे। हर्षद मेहता की कंपनी थी ग्रो मोर करके, जो कि कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी कंपनीज को। मतलब आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप मुझे पैसा दो, मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है, मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। तो बहुत सारे लोगों का पैसा मेरे पास आ रहा था, प्लस मेरे पास घपले करके भी पैसा आ रहा था। उन सारे पैसों को इकट्ठा करके अब मैं किसी भी शेयर की डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकता था। अगर मैं डिमांड को मैनिपुलेट करूंगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। और इसी तरीके से पूरी मार्केट को ऊपर ले जाते गए। मार्केट बढ़ती चली गई विदाउट एनी फंडामेंटल्स। बस लोगों को भरोसा था हर्षद मेहता के ऊपर कि भाई हर्षद मेहता कह रहे हैं इस शेयर पे लगा दो तो लगा दो। अब यहां पे एग्जांपल के लिए मैं एक नॉर्मल आम इंसान की बात करके चलता हूं। वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो वहां पे उनके एक दोस्त को भी दिखाया गया है, वो उसी एंगल के ऊपर दिखाया गया है। तो आपको पता लगा कि भाई हर्षद मेहता इज गॉड। जो वो कहेंगे वो हो रहा है, क्योंकि हो रहा था। वो कहते हैं कि इसका शेयर बढ़ेगा, जिसमें वो इन्वेस्ट करते थे वो बढ़ता चला जाता था। लोग कहते थे भाई जो उन्होंने कहा है वो हो रहा है। उस टाइम पे वो सबसे बड़े गुरु थे। बड़े बड़े लोग उनको मानते थे क्योंकि जो वो कह रहे थे वो हो रहा था, चाहे वो उसके पीछे मैनिपुलेशन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो आपने क्या किया, आपके पास 10,000 रुपए थे जो कि आपकी सेविंग थे। आपने कहा यार मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने, क्यों ना मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मान के चलते हैं आपने एसीसी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए 10,000 रुपए। जब आपने इन्वेस्ट किए थे, एसीसी का रेट था 500 रुपए, अब वो 1,000 रुपए हो गया। आपके 10,000 रुपए कुछ ही टाइम के अंदर 20,000 रुपए हो गए। आपने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, क्यों ना मैं और पैसा लाऊं। अब आपके पास और पैसा था नहीं। आपने क्या किया, आपने मार्केट से पैसा उठा लिया। मार्केट से अगर आप पैसा उठाते हो तो आपको 1-1.5% के ऊपर मिल जाता है। 1-1.5% पर मंथ के ऊपर आपको मिल जाता है। 1% एवरेज मान के चलते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपए लिया तो आपको हर महीने का 1% देना है, और इससे कई गुना ज्यादा तेजी से मार्केट बढ़ रही थी। तो आपको दिख रहा था कि भाई 10% मार्केट ग्रो करेगी, 1% होगा तो 9% तो मुझे हमेशा प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मार्केट से पैसा उठा के हर्षद मेहता की बात को माना और मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। अब उन्होंने भी बहुत पैसा छापा,
वो जो जिस बंदे ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, उस बंदे ने 1 लाख रुपए तक कमा ली, मैं मान के चलता हूं इस बात से। पर अब क्या हुआ, उस बंदे को भी लालच आया कि यार मैं इन्वेस्ट करता हूं। अब अचानक क्या होता है, खबर निकल के आती है हर्षद मेहता ने किया है स्कैम। अब मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। जिन लोगों ने हर्षद मेहता पे ट्रस्ट किया होता है वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। अब यहां पे जो लोग थे जिन्होंने न्यूज सुन के अपने शेयर्स बेच दिए, हाँ लॉस हुआ, पर ओवरऑल बात करके चले तो वो प्रॉफिटेबल ही निकल गए। पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा भाई हर्षद मेहता भगवान है, उनको फंसाया जा रहा है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता। हर्षद मेहता के स्टॉक के ऊपर अभी भी टिके रहे, मार्केट से लोन लेके उधार के ऊपर वो जी रहे थे, और अचानक मार्केट क्रैश करती है, उसका रेट इतना घट जाता है। अब वो जो लेंडर्स होते हैं वो पैसा मांग रहे होते हैं, उनके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं होता। इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करी, बहुत सारे लोग, क्योंकि पैसा नहीं चुका पा रहे थे। अगर आप अपने पेरेंट वाली जनरेशन से पूछोगे ना शेयर मार्केट के बारे में, तो आपको ज्यादातर लोग बोलेंगे शेयर मार्केट सट्टा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे के सारे स्कैम्स देखे हैं, उनको पता है कि कितने तरीके से मैन्युपुलेट किया गया था शेयर मार्केट को। आज भी कई लोग ट्रस्ट नहीं करते शेयर मार्केट पे, सिर्फ इसी की वजह से क्योंकि ये स्कैम्स हुए थे। केतन पारेख का भी स्कैम हुआ था, मैंने जो आई बटन में वीडियो दी है उस पर देख लेना, मैंने एकदम क्रक्स बताया कि क्या हुआ था, किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ था। मैंने पूरी कहानी नहीं पहली, जैसे वेब सीरीज के अंदर सब कुछ दिखाया गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने वो वाली चीजें नहीं करी है। अब इस वीडियो बनाने के मेन मुद्दे के ऊपर आता हूं। ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये नहीं था कि आप लोगों को बताना है कि इस तरीके से स्कैम हुआ, आपको पता है ये स्कैम कैसे हुआ, पर मेरा मेन लॉजिक था आपको बताना कि ये जो ग्लैमराइज कर दिया गया ना हर्षद मेहता को, कि भाई मैं हर्षद मेहता बनूंगा। इंस्टाग्राम पे लोग वीडियोस डाल रहे हैं अपनी, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, लोग अपनी फोटो लगा के टैग्स लगा रहे हैं, कह रहे भाई हर्षद मेहता से बड़ा बंदा कोई था ही नहीं। अरे भाई एक बात को समझने की कोशिश करो, उन्होंने फ्रॉड किया और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मरे। वेब सीरीज के एंड में आपको दिखाया गया कि उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी और वहां पे जाके एक्सपोज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कहीं नहीं बताया, बताऊं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके ऊपर और चार्जेस लगा दिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए। इसके चक्कर में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो जेठ मलानी जी की फीस भी नहीं दे पा रहे होंगे। और 2001 के अंदर जब सब न्यू ईयर मना रहे थे, 31 दिसंबर 2001 को वो एक्सपायर हो गए जेल के अंदर ही। कई लोग कहते हैं अब इसके ऊपर कि वो एक्सपायर नहीं हुए थे, उनका मर्डर किया गया था। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो कुछ भी नहीं हुआ था, उनको भगा दिया गया था दुबई, और दुबई में वो रह रहे थे और उसके बाद वो नेचुरल डेथ मर गए। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी है इस चीज़ के ऊपर, मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं घुसूंगा, पर लाइफ अच्छी नहीं थी। वेब सीरीज के अंदर भी दिखाया गया जेल के अंदर उनका कितना बुरा हाल था, और वो कितने टाइम रहा। सोचो 2001 तक जो आपने जिंदगी में पैसा कमाया, जिस एज के अंदर आपको ऐश करनी होती है, उस एज के अंदर आप जेल के अंदर अपना बुरा हाल करवा रहे हो। तो स्कैम हमेशा ही गलत होते हैं। अपने आप को उनसे इंस्पिरेशन मत लो, रतन टाटा से लो, धीरू भाई अंबानी से लो। कई लोग कहेंगे धीरू भाई अंबानी ने भी बहुत कांड करे थे, बस वो पकड़े नहीं गए। अरे भाई मैं काम की चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखो लोगों से जो कि काम की है। मुझे तो हर्षद मेहता के अंदर बहुत सारी कमियां दिखी जो मैंने वेब सीरीज देखी उसके हिसाब से, और मैं ये चीज़ भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि प्लीज़ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो इस चीज़ के ऊपर, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए एक पहली चीज़, वो सबको साथ लेके नहीं चल रहे थे। भाई मैं अपनी टोली में रहूँगा, जिसको रहना है मेरे अगेंस्ट वो रहे, दिखाया गया वो चीज़। वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, अपना नुकसान कराने के लिए भी तैयार थे। ये चीज़ें बहुत गलत है, ये बिजनेस प्रिंसिपल नहीं है। आपको हमेशा सबको साथ लेके चलना होता है, तभी आप अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हो। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मैं कहता हूं मैं जितने भी दुनिया के सारे डिजिटल मार्केटर हैं सबके नेगेटिव पॉइंट्स निकालूंगा और सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं ऊपर हो जाऊंगा। अरे पूरी मार्केट डाउन हो जाएगी। ये चीज़ गलत होती है, और ये चीज़ हुई। उन्होंने अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए बाकी सबको नीचे गिराना शुरू किया। इसके चक्कर में जब वो फंसे तो सबके सब फंसे, पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर घट गया। एक पॉइंट दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि भाई बुल वालों को तो पकड़ लिया, जो नीचे गिरा रहे थे बियर वाले उनको तो पकड़ा नहीं गया, उनको तो कुछ नहीं किया गया, उनको किया गया बस वो निकल गए, वो किस्मत थी, कुछ भी मान लो, कुछ लोग बच गए। पर अगर आप स्कैम करते हो तो मान के चलो कि आप पकड़े जाओगे, आप बियर वालों की तरह निकले नहीं जाओगे कि बच जाओगे। तो मत करो, ये चीज़ों से इंस्पिरेशन मत लो। रिसर्च करते करते मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा, मैं आपको साइड में दिखाता हूं। ये 2011 का है, स्विस बैंक का, और यहाँ पे टॉप 10 अमीर बंदे बता रखे हैं जिनके अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर। तो आप नाम देख लो, हर्षद मेहता भी इसके अंदर नाम है। ऑल दो ये चीज़ फेक लग रही है, क्योंकि जो ऊपर बैंक का नाम लिखा है और जो डेट लिखी है वो मैच नहीं कर रही है। जो बैंक का नाम लिखा है वो बैंक
बहुत ही पहले बंद हो गया था। बेसिकली स्विस बैंक जुड़ गया था, कोलैबोरेट कर गया था बहुत पहले ही, और ये नाम लिखा हुआ है वो कोलैबोरेशन से पहले का नाम है और 2011 की बात है, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है। पर कई लोग कह रहे हैं कि ये सच्चाई भी हो सकती है, इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी है, मैं नहीं घुसना चाह रहा। आज के टाइम की बात करके चलते हैं। इस टाइम पे इकोनॉमी अच्छी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां लॉस में जा रही है, पर शेयर मार्केट तो ऊपर जाए जा रही है। शेयर मार्केट का तो भाई अलग ही सीन चल रहा है। हाँ, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई मार्केट घटी, वही वाला सीन हुआ जो अभी हम बात कर रहे थे कि अचानक लोगों का ट्रस्ट चला गया। जब लॉकडाउन हुआ ट्रस्ट चला गया, लोगों ने अपने शेयर बेचे, मार्केट घटी। उसके बाद कई लोगों ने भरोसा रखा और उसके बाद बाकी लोग भी भरोसा रखते रह गए, मार्केट बढ़ती चली गई। एक चीज़ बताऊं, मैं एक बार आपको निफ्टी खोल के दिखाता हूं। निफ्टी के अंदर जो टॉप स्टॉक्स है उसके अंदर कौन कौन कितने कितने परसेंट स्टेक रखता है। सबसे ऊपर आप देखोगे रिलायंस सबसे ऊपर है, और अभी आप देखोगे लॉकडाउन के अंदर रिलायंस ने बहुत ज़्यादा फंडिंग रेस करी है। फंडामेंटली वो अच्छा है, इसलिए निफ्टी ऊपर आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे शेयर्स अच्छे हैं। उसके अंदर इन्फोसिस भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, ये बिजनेसेस इस टाइम पे फ्लरिश करे हैं, तो इसलिए निफ्टी ऊपर हुआ है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसिंग वाली कंपनियां भी बढ़ती चली जाएगी लॉकडाउन के अंदर। फंडामेंटल के ऊपर जाओ अगर कभी भी जिंदगी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये उसी टाइप का सीन क्रिएट हो रहा है फिर से। फालतू की मार्केट हाइप हो रही है, हाइप करे जा रहे हैं, हाइप करे जा रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं ये चीज़ें, बस मार्केट बढ़े जा रही है। तो कल को फिर वो नीचे आएगा, फिर यही वाली चीज़ निकल के आएगी। ऑल दो आज के टाइम पे कोई स्कैम में पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, किसी ना किसी को फंसा देंगे पर खुद बच जाएंगे। तो दिमाग को खोलो, फंडामेंटल सीखो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है, मैंने भी बना रखी है, और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बना रखी है। उन चीज़ों को समझो, और जिस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करने का सोचो, या आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का सोचो, तो उसको स्टडी करो। म्यूचुअल फंड के अंदर भी पोर्टफोलियो होता है, बहुत सारी कंपनियां होती है जिसके अंदर इन्वेस्ट होता है, तो उसको भी सर्च मारो कि उन सब के फंडामेंटल क्या है। ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो, खास करके इस टाइम पे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जो मैं समझाना चाह रहा था आपको वो समझ में आया होगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा, एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला होगा इन सारी चीजों को लेके। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।